किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर जिस जगह पे रहता है, जहां पे रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन हो और एक ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। तो जिसमें एक्सेलरेशन हो वो भैया जी उधर वाले क्लास में चल जाएंगे। ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन हो उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, और ऐसा जिसमें एक्सेलरेशन ना हो उसे कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, तो प्लेटफॉर्म जो हो गया वो इनर्शियल फ्रेम हो गया। लेकिन अगर इमेजिन करो कि ये क्लासरूम यहाँ से मोशन में है, चलने लगा, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल के बाजू वाले प्लॉट में घुस गया, फिर उसके बाद और आगे दूसरे शहर की तरफ चलने लगा, तो इसका मतलब ये फ्रेम हो जाएगा नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में मतलब चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, चलती हुई कार, चलती हुई जब बोल रहे हो तो उसमें आप ऐसा मान के चलो कि एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब भी वो इनर्शियल ही कहलाएगा। मतलब अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन दोनों प्रकार से चल सकती है, यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाली ट्रेन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाली बाइक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाली कार, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाली कुछ भी दूसरे ऐसे प्रकार के व्हीकल जो चल रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन है, वो सब के सब नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। और ऐसा चीज जो रुका हुआ हो, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ भी पोजीशन जहाँ पे चीजें रुकी हुई है उसे कहते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम। दूसरा इसका जो है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये कि जितने भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शियल फ्रेम में ही सिर्फ वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। इसे भी डेफिनेशंस कह सकते हैं कि ऐसा फ्रेम जहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो वो इनर्शियल, और ऐसा फ्रेम जहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड ना हो उसे कहते हैं नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स लॉ क्या है? न्यूटन्स ने तीन प्रकार के लॉ दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट लॉ में ऐसा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रुका हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स न लगे। मतलब इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब मोशन के स्टेट जो सिनेरियो है, कंडीशंस, वो नहीं बदलेगा जब तक कि फोर्स नहीं लगता हो। यह है न्यूटन्स का पहला लॉ। दूसरा लॉ ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट रिजल्टेंट कोई नॉन जीरो फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि उसके मोशन को अफेक्ट करता है। मतलब उसे या तो मोशन से रेस्ट में ला देगा या रेस्ट से मोशन में ला देगा, मोशन में भी उसकी वेलोसिटी बदल सकती है। ऐसा कंडीशन जो होता है ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाते हैं, और इसमें कंडीशन होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स का जो तीसरा लॉ होता है, थर्ड लॉ, ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी सिस्टम में अगर कहीं पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किए तो बदले में उसके अपोजिट डायरेक्शंस में वो सिस्टम या वो ऑब्जेक्ट उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। मतलब हमने अगर कहीं पर एक्शन करेंगे तो बदले में कुछ न कुछ रिएक्शंस होगा। वो जो रिएक्शंस फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड भी एक्शंस वाली फोर्स के बराबर होगी, बस दोनों के डायरेक्शन अलग अलग होंगे और दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेगा। एक्शन जिस ऑब्जेक्ट पे हम कर रहे हैं, रिएक्शन उस ऑब्जेक्ट के द्वारा होगा, हम पे होगा, तो हम दूसरा ऑब्जेक्ट पे। मतलब ये दोनों अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट पे काम करता है और ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होता है और ऑलवेज सेम मैग्नीट्यूड का होता है। ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। फिर इसी से रिलेटेड जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। अगर किसी सिस्टम पे कोई नेट फोर्स लगता है तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं रहेगा, बदल जाएगा, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। फिर दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ के को ही वेरीफाई करने का, डिफाइन करने का या फॉर्मुलेट करने का एक तरीका होता है कि मोमेंटम के जो डिफरेंशिएशन है उसे हम लोग फोर्स कह सकते हैं। ये भी न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही आता है। जब हम मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते हैं तो दो प्रकार की सिनेरियो आती है, क्योंकि मोमेंटम में मास और वेलोसिटी होते हैं, तो उसे u into v के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब एक टर्म आएगा वो है नॉर्मल वाला फोर्स जो न्यूटन्स लॉ पर पढ़ते हैं, और दूसरा जो उसका जो कैटेगरी है उसमें आता है थ्रस्ट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स। मतलब मास जहाँ पर बदल रहा हो, वेलोसिटी जहाँ कांस्टेंट हो। जैसे कि मान लीजिए बुलेट गन से निकल रहा है, उसमें जो बुलेट के ऊपर बुलेट के निकलने की वजह से गन पे फोर्स लगता है,
पंप सेट से वाटर रिलीज हो रहे हैं, उस सिचुएशन में पंप सेट पे जो फोर्स लगता है, ऐसे सिचुएशन जहाँ मास निकल रहा है ऑब्जेक्ट से, होगा जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। जैसे कि रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट के अंदर नीचे की तरफ गैस निकलती है तो फिर रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ते हैं, ये कंडीशंस भी आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि मतलब जो आप कोलिजन में भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे, मतलब किसी वॉल से जाके कोई ऑब्जेक्ट टकरा गया तो उस प्रोसेस में कितना समय लगा, वहाँ पर फोर्स का कैलकुलेशंस, ये सब उसमें आते हैं। फिर इसी में एक कंसेप्ट आएगा स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स बोले तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगने वाला एक इमेजिनरी प्रकार का फोर्स है जो रियली में एग्जिस्ट करता है, बट उसके काउज जो है, कारण लगाने वाले जो है वो दिखते नहीं है, इसलिए हम उसे इमेजिनरी कहते हैं। बट एक्चुअली इफेक्ट उसका इमेजिनरी नहीं होता, इफेक्ट जो है वो रियल में होता है, और ये हमेशा अपियर होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम के, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ये होता है। पर इसी के एप्लीकेशंस में लिफ्ट के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या होगा, टेंशन क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब टर्म आएंगी स्यूडो फोर्स से रिलेटेड। फिर आएगा फ्रिक्शंस। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, सरफेस रफ है, तरफ के अंदर जो सरफेस का जो कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से मोशन के अपोज में एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, जिसमें वैराइटीज होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शंस। मोशन में लगने वाले फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, रुके हुए कंडीशन में लगने वाले फ्रिक्शन को स्टैटिक कहते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यही सब कुल मिलाकर के विश्लेषण में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बारी बारी से हम एक चीज पढ़ाते हैं, जल्दी से पैकअप करते हैं। तो पहला टर्म आप लिखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व, द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व motion of object or system, motion of object or system, ठीक है, known as frame of reference. It has two type, known as frame of reference. It has two type. It has two type. पहला inertial frame, inertial frame, उसमें लिखेंगे the frame having zero acceleration, the frame having zero acceleration, known as inertial frame, known as inertial frame. The frame having zero acceleration is known as inertial frame. इसी में दूसरा मात्रा लिख देंगे the frame in which Newton's law of motion valid, the frame in which Newton's law of motion valid, the frame in which Newton's law of motion valid, Newton's law of motion valid, known as मतलब inertial frame. एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, रोड, प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग,
problem, we consider Earth as inertial frame. अर्थ में चूंकि एक्सेलरेशन होता है, सन के अराउंड घूमते रहते हैं, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो कि सन की तरफ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। इसीलिए अर्थ थ्योरेटिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा कि अर्थ कौन सा फ्रेम है, तो आंसर देना है नॉन इनर्शियल। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के वक्त अर्थ को हम इनर्शियल मान के बना लेते हैं, मतलब सूडो फोर्स फिर उस केस में नहीं अप्लाई करते। सूडो फोर्स उस केस में अप्लाई कब करेंगे, जब आपने कभी ऐसा मोशन देखा इक्वेटर के अलाउंग कुछ चीजें चल रही है, जैसे सर्कुलर मोशन में ऐसा कंसेप्ट है, इक्वेटर के अलाउंग रेलवे ट्रैक बिछाया गया है या समंदर के ऊपर कुछ है, मतलब बोट चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में सर्कुलर मोशन में जाकर के एक दो बार अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज छोटे सवाल में जो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और उसे इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं कोशिश करते। नेक्स्ट देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई फोर्स ही नहीं है, इफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो, देन एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो या तो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। मोशन रहेगा। तो मीटिंग इस बात को इन absence of net external force, in absence of net external force, object lies in absence of net external force, object lies in uniform motion or in rest, lies in uniform motion or in rest. नीचे ये बातें लिख डालेंगे बातें लिखी है न्यूटन से
फिर बाद में एप्लीकेशंस करना चालू करना।
उस सभी को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। और ऐसे फोर्स जिसको लगने के लिए कॉन्टैक्ट में आना, फिजिकली ऑब्जेक्ट को एक साथ आने की जरूरत नहीं है, उस सभी फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हो गए जैसे कि नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और ये वॉल है, तो मेरे और इसके बीच में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन कब लगेगा? जब फिजिकल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तब मैं भी इस पे धक्का दे रहा हूँ और बदले में वो भी हम पे रिएक्शन कर रहा है। जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और अगर मैं हवा में ये पैर उठा दूँ, अभी इस पैर और वो सरफेस के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल फोर्स है वो एक प्रकार का कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी तरीके से फ्रिक्शंस भी लगने के लिए सरफेस का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। अगर फ्रिक्शंस ऑब्जेक्ट जो है का सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगी। तो नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इसी प्रकार से स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन, टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग। उसी तरीके से मान लीजिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसको लगने के लिए कॉन्टैक्ट का होना जरूरी नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए भी लगा सकता है। जैसे दो मैग्नेट के बीच में लगता फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन, जैसे कि अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन लग रहा है, वो तो अर्थ और सन एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब जो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप नीचे इतनी बातें लिख डालेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप यहीं पर एरो लगा के डिफाइन कर देना। फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, इसमें फोर्स विदाउट नॉन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के जो फोर्स लग सकते हैं वो सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
work done in any closed path. Force due to which work done in any closed path. Work done in any closed path is non-zero. Is non-zero. एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल बहुत यूज करेगा। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव एग्जाम्पल बहुत यूज होने वाले हैं, उसमें 4-5 स्टार लगा लेंगे जितने भी एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्स आएंगे सब कंजर्वेटिव है हम लोगों के सिलेबस में। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, drag force, viscous force, drag force, ठीक है। ये हम लोगों के सिलेबस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बाकी सब के सब जितने फोर्स आएंगे वो सब कंजर्वेटिव होने वाले हैं। थ्योरी तो होता नहीं है, बस जो काम की बातें समझना है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहे तो उस जगह नॉर्मल लगाएंगे। जैसे कि ऐसा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और ये दोनों ऑब्जेक्ट इस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट, तो यहां पर सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना है। यहां पर सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना है। सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना है। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच वाला जो सरफेस है वहां भी नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना है। मतलब इसने उस पर अगर मान लो N3 लगाया तो बदले में ये भी इसके ऊपर N3 ही लगाएगा। दोनों N3 क्यों लिया? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन है, बराबर। तो जहां जहां भी ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस हमेशा ऐसा, वर्टिकल सरफेस भी कभी कभी हो सकते हैं। ये सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, किसी कारण बस ये चिपका हुआ है, तो ये वर्टिकल सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल है। तो नॉर्मल फोर्स डायग्राम में कब दिखाएंगे ये बात दिमाग में बैठाना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, तो वहां नॉर्मल फोर्स दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? सरफेस पे परपेंडिकुलर। सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो भैया जी आखिरी पेज पर है। नीचे कोई नहीं, कोई आप क्यों सो रहे हो? रात में चोरी करने गए थे क्या? और अगर ऑब्जेक्ट्स अगर सरफेस वर्टिकल है तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? उस पे परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक है, तो ये हुआ डायग्राम में दिखाने का। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, बार बार हम लोगों को पुली आएगा, पुली सिस्टम। अभी लिखना मत, अभी समझ लो, मैं सभी वैरायटीज लिख दे रहा हूँ ताकि एक ही जगह सब कुछ हो जाए। पुली सिस्टम में पुली दो प्रकार के होते हैं। एक ज्यादातर केस में बोला जाएगा लाइन पुली। लाइन पुली मतलब उसमें बॉल लगा हुआ है, चल रहा हो। लाइन पुली का मतलब मासलेस, मतलब कोई मास नहीं है। दूसरा आएगा पुली विथ मास। ऐसे दो प्रकार के पुली यूज होते हैं।
मास यूज हो, मासलेस पुली, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन में मासलेस पुली की यूज होते हैं। अगर मास रहते भी हैं तो उसे कंसीडर करके नहीं बताया जाता है। मास जब कंसीडर करेंगे तो ऐसे सवाल रोटेशन में आएगा, रोलिंग में जाकर के आएगा, मतलब तब रोटेशन के कॉन्सेप्ट आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस बनेगा नहीं। तो अभी तक जितना अपन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो पुली दिखेगा वो सब के सब मासलेस पुली दिखेगी। तो जहां पर मासलेस पुली दिखेगा उसमें दोनों तरफ स्ट्रिंग पे टेंशन सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग ऐसा है, एक ही स्ट्रिंग इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए M1, ये ऑब्जेक्ट मैंने M2 दे दिया। यहाँ अगर मैंने टेंशन T दिखाया, इधर भी हमको T ही दिखाना पड़ेगा। अगर ये पुली कैसा हो, मासलेस, और अगर ये पुली में मास हो, ऐसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने M1 दिखाया और ऐसे ऑब्जेक्ट मैंने M2 दिखाया और इस पुली का मास भी M है, ऐसे सिचुएशंस में इधर T दिखाया, इधर कुछ दूसरा दिखाना पड़ेगा, सेम टेंशन नहीं रह सकता। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि मासलेस पुली में पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगा और मास वाले पुली में पुली के दोनों तरफ टेंशन अलग होगा। ये वो पुली से रिलेटेड बात। दूसरी जो बातें हुई वो है स्ट्रिंग से रिलेटेड बातें, टेंशन से रिलेटेड बातें। टेंशन इन स्ट्रिंग, इसमें भी अपन को दो प्रकार की चीजें यूज होगी। एक ऐसा जिसमें मासलेस स्ट्रिंग हो, मासलेस स्ट्रिंग में ऐसा हुआ कि स्ट्रिंग का हर पॉइंट में कोई मास नहीं है, ऐसा मान के चलता है। और अगर सभी पॉइंट में कोई मास नहीं है तो जब तक स्ट्रिंग सेम हो तब तक हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। अगर इस जगह टेंशन मैंने T बताया, इधर भी T ही होगा, इधर भी T ही होगा, इधर भी T ही होगा। हर पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे, स्ट्रिंग के हर सभी पॉइंट पे, जब तक स्ट्रिंग में कोई दूसरा स्ट्रिंग आकर के जोड़ ना गया हो, स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो सेम होगा। तो सेम टेंशन and all point on same string। ज्यादातर केस में मासलेस स्ट्रिंग ही यूज होता है। और अगर स्ट्रिंग मास वाला हो स्ट्रिंग हो तो सभी पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी। यहाँ का टेंशन T1 होगा तो यहाँ का टेंशन T2 होगा। जैसे ये लटक रहे हैं तो यहाँ T1 का मतलब इसके नीचे का वजन और T2 का मतलब इसके नीचे का वजन। तो बड़ा कौन सा होगा बताओ, T2 की T1? यहाँ T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा। सेम स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे डिफरेंट टेंशन होगी, मतलब डिफरेंट टेंशन एंड डिफरेंट पॉइंट। अब इस दोनों बात को ज्यादातर केस में ये तो लगना नहीं है, वो लगना है, ये कभी कभी यूज होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं, ज्यादातर केस में वही यूज होंगे। तो जब यूज होते हैं तो जैसे कि मान लीजिए ये पुली है, ये पुली है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट लटका दिया मैंने, यहाँ एक पुली लगा दिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट लटका दिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट लटका दिया, M1 M2 M3 तीन मास। तो देखो ध्यान से, इसमें ये वाली जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से चल करके इसके ऊपर से चल करके ऐसे करके यहाँ से आकर के इसके ऊपर से आकर के यहाँ तक से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन सेम लेना है अगर मासलेस स्ट्रिंग बोला गया है। और अगर कुछ नहीं भी बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट मासलेस स्ट्रिंग ही समझेगी। मतलब अगर हमने इस जगह पे टेंशन डायग्राम में T दिखा दिया तो इस जगह में भी हमको T दिखाना पड़ेगा, इस जगह में भी हम T ही दिखाएंगे, इस जगह में भी हम T ही दिखाएंगे। अगर आपने गलती से दूसरा दिखा दिए तो बाद में कैलकुलेट करके आपको समझ में आएगा कि वो सेम ही है दोनों, ये भी T, ये भी T। लेकिन अपन दूसरा दिखाएंगे तो नंबर ऑफ अननोन हमारे लिए बढ़ जाता है, इसलिए जितना हो सकता है हम लोग नंबर ऑफ अननोन कम करने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से ये वाला स्ट्रिंग दूसरा हो गया, अलग प्रकार के स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन को ये T और ये T है तो कुछ और दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम दिखाएंगे। अब क्या देंगे, सेम दिखाएंगे। आप ध्यान रखना, जब तक कि
रीडिंग बोला जाएगा कि पुली के ऊपर नेट फोर्स कितना है। तो पुली के ऊपर नेट फोर्स कहने का मतलब ये वाला टेंशन नहीं निकाल रहा है, ये वाला टेंशन निकाल रहा है, ठीक है। और फिर ये वाला और ये वाला तीनों को मिलाएंगे तो नेट बोलेगा तो जीरो हो जाएगा, नेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे करके लगा रहेगा, ठीक है। नहीं तो अगर बोला जाएगा कि आप हमको रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बताएं, एटवुड मशीन, पुली ऐसे एक पुली है, पुली की तरफ दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो ऐसे टाइप के सिस्टम को कहा जाता है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन का जो अगर आपको रीडिंग बोला जाए तो उस रीडिंग का मतलब यहाँ का टेंशन नहीं होता है, इस जगह पे लगने वाला जो फाइनल सीलिंग से जो पुली को बांध के रखा हुआ है इस जगह पे लगने वाले टेंशन को ही हम लोग रीडिंग कहते हैं। तो जब भी आपको बोला जाएगा एटवुड मशीन का रीडिंग बताओ, मतलब ये टेंशन कैलकुलेट करके उसे डबल करके आंसर देना, ठीक है। ये एक बात हुआ। दूसरी बात है, ऐसा टाइप का भी सिस्टम कई बार आपने देखे होंगे कि ऐसा एक पुली लगा हुआ है, इधर से एक ऑब्जेक्ट है, इधर से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इस जगह पे टेंशन मान लीजिए टी आया, इस जगह पे टेंशन टी आया, और आपको बोला जाएगा कि जो ये सरफेस है वो पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है या पुली सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इस टी और इस टी का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो बताएंगे। जब ऐसा बोला जाएगा कि आप पुली पे फोर्स कितना लग रहा है टोटल वो बताओ, स्प्रिंग के द्वारा ये टेंशन को वेक्टर के हिसाब से दो फोर्स एक दूसरे में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऐसा कंसीडर करेंगे, ये भी टी और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा, जो कि इस केस में 90 डिग्री एंगल है तो √2 टी हो जाएगा। पर कभी कभी डायग्राम में 90 डिग्री की जगह दूसरा एंगल भी आ सकता है, 60 वगैरह भी आ सकता है, इसलिए मैं बोला वेक्टर के हिसाब से रिजल्टेंट बताओ, ठीक है। तो ये सब टाइप के जो नॉलेज है वो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में यूज करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट जो सिस्टम हमको दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को लगने वाले जितने भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स है उस सबको जो नोटिफाई करते हैं, दिखाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जब ये चीजें बन जाए तो हम न्यूटन का पहला लॉ दूसरा लॉ अप्लाई करते हैं। अगर वो सिस्टम रेस्ट में है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, अगर मोशन में है तो सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो लॉ बाद में लगाएंगे, लेकिन लॉ लगाने से पहले जब डायग्राम बनाते हैं फोर्स को दिखाते हैं उसी प्रोसेस को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और वो दिखाने के प्रोसेस में ये सभी नॉलेज हम लोगों को जरूरत में आने वाला है। आप इसे अपने हिसाब से समराइज करके लिखो। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सरफेस ने इस पे लगाया उसे बिल्कुल नॉर्मल, स्ट्रेन है तो लगाया टेंशन, वही टेंशन यहाँ पर सेम इधर यहाँ पर, उसी का डबल यहाँ पर, सेम टेंशन इधर, टेंशन इधर, जिसके साथ एंगल होता है उसे कॉस कंपोनेंट लिखेंगे और उसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए उसे साइन। तो यहाँ पर ध्यान रखना सभी लोग
कंपोनेंट इधर की तरफ है इनटू जी साइन अल्फा, इसके कंपोनेंट इधर की तरफ है इनटू जी कॉस अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये नॉर्मल है से किसी भी लोग को फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में पहले से कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को नहीं? तो ये जो दोनों डायग्राम है ये खुद से ड्रॉ कर पाए सभी लोग? तो अब हम लोग न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन कर सकते हैं, पॉइंट डाल देंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। थ्योरेटिकल बातें हो गई, अपनी मेडिकल बातें हो जाए। अगर आप में से किसी को दिक्कत हो तभी बता दो, मैं इस टाइप का 10-20 सवाल कर दूंगा। नहीं हो दिक्कत तो आगे बढ़ो, फिर क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस हो। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। पहले एकदम छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। स्प्रिंग के सहारे का ऑब्जेक्ट यहाँ पर 6 kg का लगा है, तो बोला टेंशन बताओ कितना? आपके तरफ में पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा पहले। यहाँ पर 6 kg है, तो 6 इंटू जी, जी के जगह पे 9.8 लेना चाहिए, बट हम लोग 10 ले लेते हैं। कभी कभी अगर ऑप्शन क्लोज्ड हो तो फिर 9.8 के साथ जाएंगे, या फिर सवाल को पढ़ते वक्त ध्यान रखेंगे, कई बार सवाल में स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि 9.8 लीजिए। जब बोला जाएगा 9.8 लेते तो 9.8 लेंगे, नहीं तो 10 लेते लेते बनाएंगे। 10 से थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन में आंसर आता है। अब यहाँ पर 6 kg है तो 60 हो जाएगा, इधर हम टेंशन की दिखा देंगे, इधर हम टेंशन की दिखा देंगे। अब इस केस में मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं यहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लगाऊं या सेकेंड लॉ लगाऊं या थर्ड लगाऊं? तो पहली बात तो आप ये सोचो कि थर्ड कहीं लगता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बनाने में थर्ड की जरूरत नहीं होती। थर्ड से जो आता है वो थ्योरेटिकल सवाल रहते हैं, बस स्टेटमेंट वाले। पहले और दूसरे लॉ हम लगा सकते हैं। पहला लॉ के हिसाब से हम लोग जब लगाएंगे तो नेट फोर्स को इक्वल टू 0 करेंगे, और दूसरा लॉ जब लगाएंगे तो नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे। अब कैसे तय करेंगे कि पहला लॉ लगाएंगे कि दूसरा? तो उसके लिए देखना है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में। ऑब्जेक्ट हमको अगर रेस्ट में दिखे, किसमें दिखे? रेस्ट में। तो जब ऑब्जेक्ट हमको रेस्ट में दिखेगा तो हम फर्स्ट लॉ के लिए जाएंगे। जब ऑब्जेक्ट हमको मोशन में दिखेगा तो हम सेकंड लॉ के लिए जाएंगे। कई बार सवाल ऐसे आएंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट में दिखेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में दिखेगा। तो जिस डायरेक्शन में जैसा दिखेगा, जिस डायरेक्शन में रेस्ट में दिखेगा, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 वाला कांसेप्ट लगाएंगे, फर्स्ट लॉ लगाएंगे। और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा, उस डायरेक्शन में हम लोग न्यूटन्स का सेकंड लॉ वाला कांसेप्ट लगाएंगे, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब फर्स्ट लॉ लगाने की बात आती है, हमेशा ध्यान रखना दो ही कंडीशन लगाने पड़ता है, या तो ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला, मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, ऐसा लगा देना आपको, या फिर लेफ्ट वाला इक्वल टू राइट वाला, मतलब यही कॉन्सेप्ट को मिला करके लगाना। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ऐसे स्लो क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को आता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में चल करके ऐसा दांत नहीं निकालो, अरे ये सवाल में मिस्टेक हो। सेकेंड लॉ जब लगाने की बात आएगी तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जब भी हम लगाते हैं, जब हमको नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाने की बात आएगी तो इस वक्त में ध्यान रखना कि जो फोर्स बड़ा है उसका साइन लेना है, मतलब डायरेक्शन लेना है। डायरेक्शन एक्सेलरेशन का वही होगा जो बड़े फोर्स का डायरेक्शन, और बड़े में से डायरेक्शन सेम हो तो ऐड कर देना, और डायरेक्शन अपोजिट हो तो छोटे को माइनस करना, फिर जो वैल्यू होगी उसे मास इनटू एक्सेलरेशन
बताना। और डायरेक्शन, जो बड़ा का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, जो बड़े फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन करेंगे धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ये है पहला लॉ, दूसरा लॉ लगाने के तरीके, जिससे कि आप यह तय कर पाएंगे कौन सा लॉ लगाना है। इस जगह में चूंकि रेस्ट में है तो हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे, और फर्स्ट लॉ लगाएंगे ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला, इसलिए टी इक्वल टू क्या लिखेंगे 60। ये आंसर जो आपको पहले ही आ गया। अब अगर दूसरा सवाल मैं यहीं पर करूं, जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पुली के सहारे या दूसरे ऑब्जेक्ट से लटक रहा है। ये मान लो 2 kg का है और ये सपोर्ट 8 kg का है। मैंने बोला यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो, और टेंशन नेट ऑन पुली भी निकालो, ऐसा मान लीजिए हमने बताया। तो क्या होने वाला है, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ 2 kg का 20, यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ टेंशन नीचे की तरफ, यहाँ टेंशन इधर की तरफ। शुरुआत में जिनको सच में अच्छे से आता है वही जल्दीबाजी करने का प्रयास करना, और जिनको अच्छे से नहीं आता है वो जल्दीबाजी मत करना, देखने वाले के मतलब बाजू वाले के चक्कर में। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मोशन है और ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन में। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम आएंगे देखने तो हमको फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा, और फर्स्ट लॉ के हिसाब से ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला, n इक्वल टू 80 कर देंगे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में आएंगे तो मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है तो सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा, और सेकेंड लॉ अगर हमको लगाना है तो सेकेंड लॉ में नेट फोर्स, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है जो कि t है, तो वही इक्वल टू मास इक्वल एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन होगा जो मोशन का डायरेक्शन। इस हिसाब से t इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 8 into a, इक्वेशन नंबर 1। और जब यहाँ पर आएंगे बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ मोशन है तो एक्सेलरेशन को भी नीचे मानेंगे, और हमने बताया कि एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो बड़े वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है 20 और t की वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है तो इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ 20 बड़ा होगा, t छोटा होगा। तो यहाँ पर 20 माइनस t करेंगे इक्वल टू 2a, यहाँ t माइनस 20 इक्वल टू 2a नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। ये हुआ दूसरा इक्वेशन, और फिर इस दोनों इक्वेशन से प्रॉपर्ली सॉल्व करने जब जाएंगे तो t की जगह 8a रखेंगे, तो 20 माइनस 8a इक्वल टू होगा 2a, और वो उधर जाएगा तो 10a इक्वल टू 20, a की वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो t भी आ जाएगा 8 into 2 16 न्यूटन। अभी आप लिखने का फोकस बिल्कुल मत करो, देखो जिनको पहले से आता है वो लिख भी सकते हैं। पहले से आता मतलब बहुत अच्छे से आता है तो 8 into 2 16 न्यूटन हो गया। अब इसमें ये दोनों का तो आंसर मिल गया। ये बात बोला गया कि नेट टेंशन ऑफ पुली, ये डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि एंगल यहाँ 90 डिग्री है, तो नेट टेंशन √2 टाइम्स ऑफ t होगा, जिसे 16√2 कहते हैं। ये हुआ क्वेश्चंस बनाने का प्रॉपर मेथड। अब अगर इसे हमको शॉर्टकट में बनाना हो, एकदम सिंपल तरीके से बनाना हो, तो हमको क्या करना था, तो इस सिचुएशंस में मैं इसी डायग्राम को, इसी क्वेश्चंस को फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये हुआ एकदम प्रॉपरली डिटेल में सॉल्व करने का तरीका, जो कि आते रहना चाहिए, फिर कभी कभी सवाल फंसा देता है, उस वक्त जो है वो बनना चाहिए। एकदम सिंपल तरीका है कि हमेशा ध्यान रखो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स बाय टोटल मास।
पूरे सवाल में। अब क्या हुआ, तो सीधा समझ में आया, यहाँ लग रहा है 20, यहाँ लग रहा है 80, यहाँ लग रहा है नॉर्मल। अब ये इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये तो नॉर्मल को हम 80 कह देंगे क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रहा था। जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे हमने बता दिया, n = 80। अब मोशन इस डायरेक्शन में, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। उसके पीछे का कारण ये 20 ही है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो सिस्टम मूव नहीं करता। तो मोशन के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो यहाँ पर 20 फुलफिल करता है। एक्सेलरेशन = नेट पुलिंग फोर्स में हम 20 लिख देंगे और टोटल मास में 2 + 8, सिर्फ 8 भी नहीं, सिर्फ 2 भी नहीं, 2 + 8 करेंगे। टोटल मास मतलब पूरा सिस्टम का मास लिखना होता है, चाहे मास सरफेस पर हो या हवा में लटक रहा हो। ये हो जाएगा 20/10, आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फिर t = लगाना है m बोले तो यहाँ पर लगा रहे हैं, तो 2 kg, 10 प्लस या माइनस। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा हो तो माइनस लगाना, ऑब्जेक्ट प्लस ऊपर जा रहा हो तो माइनस प्लस लगाना। चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर नीचे जा रहा है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। 10 - 2 8 2 16 होगा, इससे हमारा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये वाला चीज सिर्फ तभी लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट हवा में हो, जब ऑब्जेक्ट हवा में हो। ध्यान रखना इसी बात में, मतलब सरफेस पे रहे तो यहाँ नहीं लगेगा। जैसे यही वाला चीज यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ। इसीलिए लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया। ऑब्जेक्ट जब हवा में रहेगा तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाए। ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट हवा में नहीं रहेगा, सरफेस पे रहेगा, तो प्रॉपरली न्यूटन का लॉ अप्लाई करके ही बनाना पड़ेगा, वहाँ पर ही सॉल्व करना नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। कितने लोगों को समझा बताओ, लिखो आपसे। मैं एकदम धीरे धीरे स्पीड पकड़ूंगा, 2-3 सवाल छोटे छोटे करते करते फिर आ जाएंगे बड़े।
जी माइनस m2g, तो g कॉमन ले लीजिए तो ऐसा m1 माइनस m2g, ये हो गया नेट पुलिंग फोर्स। पहले ये बात समझा कि नहीं समझा ये बताओ। m1g इधर की तरफ, m2g भी इधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो आपको नीचे ही दिखेगा, तो दोनों को प्लस मत कर देना, क्योंकि इस सेंस में आप देखो ध्यान से, अगर इसको ये m1g नीचे लेके जाना चाह रहा है तो उस बात को कौन रोक रहा है? m2g रोक रहा है। तो देखने में भले ही लग रहा हो कि डायरेक्शन सेम है, एक दूसरे के सपोर्ट कर रहा है, बट एक्चुअली एक दूसरे का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अगर अपोज कर रहा है तो नेट पुलिंग फोर्स में माइनस करेंगे, तो m1 माइनस m2 इंटू g, m1g माइनस m2g, g कॉमन ले लिए, इसलिए m1 माइनस m2 बाय टोटल फोर्स, टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में समझो कि इसका ऑप्शंस हो गया जो कभी सवाल में आ जाएगा। ये हुआ एक्सेलरेशन। अब अगर टेंशन वाला जाए निकाल ले, तो टेंशन निकालने के लिए फिर से कॉन्सेप्ट, आप दोनों में से कोई भी मास अप्लाई कर सकते हो। मन होता है m1 अप्लाई कर लो, मन होता है m2 अप्लाई कर लो। m1 अप्लाई करोगे तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो आपको माइनस यूज करना पड़ेगा, और अगर आप m2 अप्लाई कर रहे हो तो ये ऊपर जा रहा है तो आपको प्लस अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर m2 स्टम्प जो है यूज करता हूँ, m2 इंटू n की जगह यहाँ पर g प्लस या माइनस, आप बताओ क्या करेंगे? ऊपर जा रहा है तो प्लस a, g प्लस a, इसे सॉल्व करेंगे m2 g प्लस a की जगह ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या है? ये वाला है m1 माइनस m2 g बाय m1 प्लस, इसे जब और आगे सॉल्व करेंगे तो ये g दोनों जगह कॉमन ले लो, m2 g बाहर आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा नीचे में m1 प्लस m2 का, यहाँ पर यहाँ 1 बचेगा तो m1 प्लस m2, फिर यहाँ पर प्लस m1 माइनस m2, यहाँ से m2 और m2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा m1 प्लस m1 2m1। तो जो टेंशन का फॉर्मूला आ गया वो आ गया 2m1, और m2 है ही ऊपर में, g है ही ऊपर में, बाय m1 प्लस m2। मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसलिए दिया क्योंकि ऑप्शंस में आपको यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देख सकता हूँ। ये और टेंशन, जब रीडिंग की बात आ जाएगी तो रीडिंग का मतलब ये टेंशन के बजाय ये वाला टेंशन बताना होगा। तो जब रीडिंग की बात आ जाए तो रीडिंग के लिए ध्यान रखना है इंटू 2t, t प्लस t 2t इंटू 2, मतलब क्या हो जाएगा 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 g, ऐसा ये हो गया रीडिंग, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टेंशन। आप चाहो तो एटॉम मशीन के सवाल बनाने के लिए इसे फॉर्मूला के रूप में ध्यान रख लो, पर मुझे लगता है कि इसे फॉर्मूला के रूप में ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। आपने जो मेन ध्यान रख लिया A इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, और T इक्वल टू m इंटू g प्लस या माइनस a, वैसे इसके सभी सवाल बन जाते हैं। तो उसी पे फोकस करें, बार बार ज़्यादा फॉर्मूला ध्यान ना रखें। ये तो इसका बात। अब अगर इधर हम बात करें तो देखो सभी बंधु, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 40 लग रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो हो जाएंगे 6 kg है तो 60 साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो ये हो जाएगा 30। अब इस जगह में अगर बात करेंगे, अब आप सब बनाना बंद कर दो, अब मैं बना रहा हूँ, आप बस ध्यान दो, बनाने का समय खत्म हो चुका है, अब सीखने पर ध्यान दो। 2 मिनट और अलग से टाइम दे दूंगा हम लिखने के। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने m2g cos थीटा या नॉर्मल ड्रॉ नहीं करें, क्यों नहीं करें? क्योंकि यहाँ जरूरत हमको नहीं है। जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि हमको ना तो नॉर्मल वाला निकालने, ना तो m2g cos थीटा वाला निकालने, ना ही यहाँ फ्रिक्शंस वगैरह का कोई रोल है, इसलिए हमको ये वाला डायरेक्शन में फोर्स की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया अभी, क्योंकि जरूरत नहीं। अननेसेसरी का ड्रॉ कर लेंगे, हम अपना टाइम ही कंज्यूम करेंगे। हमको जिस डायरेक्शन में जो जरूरत है वो एक्सेलरेशन और टेंशन की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर जो नॉर्मल वाला साइड है उसको ड्रॉ यहाँ पर नहीं करें। वही काम यहाँ पर भी हमने नॉर्मल वाला ड्रॉ नहीं किया, ठीक है? जब हमको फ्री बॉडी डायग्राम बोलेगा उसका यूज होगा सवाल में, तो हम वो भी ड्रॉ कर लेंगे, नहीं होगा तो जितनी की जरूरत होती है उतना करके आगे बढ़ेंगे। अब इस केस में ये इसको 40 खींच रहा है इधर की तरफ, और इधर की तरफ कौन खींच रहा है? 30 खींच रहा है कि 60 खींच रहा है? यहाँ मास के को देख के कंफ्यूज नहीं होगा। रिजल्टेंट वैल्यू में इसका जो नेट वैल्यू आएगा, मतलब ये उस पर ही कंसंट्रेट करना। तो खींच रहा है 30, तो 30 और 40 में बड़ा कौन? 40 बड़ा है तो जीतेगा कौन? इसका मतलब ये नीचे जाएगा और ये ऐसे अलोंग द प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन निकालना तो नेट पुलिंग फोर्स क्या लिखूंगा? 40 या 30? 40 माइनस 40 भी नहीं लिखना है, 30 भी नहीं लिखना है,
6, क्योंकि जो मास जब लिखने जाएंगे तो उसमें हमको मास को कंपोनेंट में नहीं बांटना, जैसा मास है वैसा मास, मतलब टोटल मास 6 + 4, 6 + 4 10, तो 1 हो गया 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ जब हम टेंशन निकालने की बात करेंगे तो टेंशन निकालने के लिए हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको शॉर्टकट कि आपको क्या करना है, m मतलब ये इसमें लगाता हूँ 4, g की जगह 10 प्लस या माइनस यूज करना। तो बताओ ये नीचे जा रहा है कि ऊपर? नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो क्या करेंगे, माइनस इंटू 1, तो 9 × 4 36 हो गया आंसर। यही चीजें यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इससे भी टेंशन निकाल सकते हैं। T = मास कितना है इसका 6, g की वैल्यू, अच्छा ये ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर जा रहा है तो प्लस करूंगा कि माइनस, इंटू 1, तो 10 + 1 11 × 6 66। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आया 66, यहाँ पर आया 36, बताओ कौन सा सही है? ये वाला सही है। ये वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला हो कहाँ लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट हवा में हो, जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है। इसीलिए हमने जब ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ था हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, हमारा गलत हो गया। अब आगे से ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। यही सेम चीजें यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मैं डायरेक्ट एक्सीलरेशन लिखता हूँ। अब आप तो बना ही सकते हो सेम प्रकार की चीजें, नहीं बना सकता, नहीं बनाता हूँ। 20 इस जगह में राइट कीजिए तो 80 sin 37, sin 37 की वैल्यू ध्यान रखना 3/5 होता है, तो यहाँ पर 3/5 करेंगे तो 5 से ये 16 3 जा 48 हो जाएगा। तो जीतेगा कौन? 48। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 48 - 20, तो 48 - 20 बोले तो 28 बाय टोटल मास 10, 8 + 2 10, ये हो जाएगा 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए ये जा रहा है किधर? ऊपर, ये जा रहा है इधर, क्योंकि जीतेगा तो ये, इसलिए इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। यहाँ इस मास को मैं लगाएंगे 2 × g की जगह मैं 9.8 यूज कर लेता हूँ, 10 ही रहने देता हूँ। 10 प्लस लिखूंगा कि माइनस बताओ? 2.8, 12.8 इंटू 2 हो जाएगा कितना? 25.6 न्यूटन मीटर का फोर्स हो गया। सिमिलरली इस जगह में बात करेंगे तो यहाँ की तरफ फोर्स हो गया 100, यहाँ की तरफ क्या हो जाएगा 60 sin 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू ध्यान रखेंगे तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा 30 √3 की वैल्यू मैं 1.7 यूज कर लूंगा फिलहाल के लिए, वैसे 1.73 होता है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 51। तो बताओ नेट पुलिंग फोर्स में हम क्या करेंगे? 51 और 100 में बड़ा कौन है? 100, तो इसीलिए ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, तो नेट फोर्स 100 - 51 49 बाय टोटल मास 10 + 6 16, जो भी कुछ है अप्रॉक्स में मैं इसे 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये डेटा हो गया एक्सीलरेशन का। टेंशन निकालूंगा तो इस मास पे लगाता हूँ 10 × g की जगह 10 प्लस करूंगा कि माइनस इंटू 3 ले लेता हूँ, 7 3 10 जा 70। ये अप्रॉक्स में ही आंसर है, क्योंकि हमने 2-3 जगह इसमें अप्रॉक्सीमेशन कर दी, बराबर। कितने लोगों को अभी तक की बातें समझ में आई और किसको नहीं समझ में आई? नहीं समझा, क्या नहीं समझा बताओ? ठीक ही नहीं होता, पहली बार पढ़ रहे हो, बोला तो उधर बैठने के लिए क्यों नहीं बैठे? इसलिए तो बोला था उधर बैठने के लिए, कब से उधर बैठना, ठीक है। इधर बांधते देखिए, इधर की तरफ ये वजन 60, यहाँ टेंशन T, इधर ही T, इधर भी T, अब ये T मिल के आ जाएगा √T, हो जाएगा 4T। अब क्या ऐसा सिस्टम आपको दिख रहा है? तो ये वाला फिक्स दिख रहा है आपको, इससे पुली फिक्स है, तो पुली मोशन में होगा रेस्ट में, पुली के ऊपर ये स्प्रिंग यहाँ फिक्स है, तो ये वाला पुली भी किस में रहेगा? ये वाला पुली भी रेस्ट रहेगा। ये स्प्रिंग यहाँ पर क्या है? तो ये वाला भी ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में। एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0 का, T की वैल्यू फिर यहाँ पर क्या देगा बताओ? एक्सेलरेशन 0 तो फर्स्ट लॉ, जितना ऊपर उतना ही, T की वैल्यू 60। अब यहाँ 60 थी, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 120, यहाँ बात करेंगे तो 240, बराबर।
12 36 by total mass 8 plus 2 10 मतलब 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यहाँ टेंशन निकालने जब जाएंगे तो शॉर्टकट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा बताओ? क्योंकि दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में नहीं है। हवा में जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रॉपर्ली बनाने पड़ेंगे। प्रॉपर्ली बनाने का मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, ये हो गया टी ऊपर की तरफ। अब बताओ ये अगर ऊपर जा रहा है तो बड़ा कौन हुआ? टी बड़ा होगा कि 12? कौन बड़ा होगा? 64 आएगा। मैंने डबल का 64 आएगा। 64 minus 12 50 5.3। अब ये बताओ कि टेंशन में वो ऊपर जाएगा, ये नीचे हमने टी निकाली है, तो इसका मतलब बड़ा कौन होगा? टी बड़ा होगा कि 12? तो यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखेंगे टी माइनस 12 की 12 माइनस टी, नेट फोर्स टी माइनस 12 इक्वल टू मास इनटू 2 इनटू ए। टी की वैल्यू 12 उस साइड गया प्लस 2 इनटू ए की जगह 5.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.4, 12 प्लस 10.4 22.4। ये हो गया टेंशन। यही चीज अपन यहाँ से टेंशन निकाले तो भी आ सकता है। कैसे निकाल सकते हैं देखो। अब इसमें इधर जा रहा है तो बड़ा कौन है? 64 की टी। यहाँ जो इक्वेशन लिखेंगे 64 माइनस टी इक्वल टू मास इनटू, इसमें भी आप एक का डेटा रखेंगे वही तो टी की वैल्यू सेम आएगा 22.4। अब इसमें बात करते हैं इधर की तरफ 60, इधर की तरफ जीतेगा कौन? तो नेट फोर्स कितना? 20 बाय टोटल मास 10, कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? ऊपर टी निकालेंगे तो दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ लगा देता हूँ 6 इंटू 10। अब ये नीचे जा रहा है तो माइनस की प्लस -2 8 6 48। अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो भी बन जाएगा। यहाँ लगाऊंगा तो 4 इंटू टी की जगह 10 प्लस की माइनस 2 12 इंटू 4 48। इससे बन गया। अब ये सवाल मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये भी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बनाओ सब जिनका जो गलत होगा।